नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 18वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 18वां भाग। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग सैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे लेटे ही झपकियां ले रही थी। तभी सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। सांसें उल्टी चल रही थी। वह उनके सिरहाने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। बैद्यराज कहीं 9 बजे आएंगे, यह सोचकर वह हताश हो गई। अभागिनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी? मालूम होता है 1 युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने से तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, रतन, अब विदाई का समय आ गया। मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज न निकली। रतन ने चीख कर कहा, टीमल महाराज, क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही था बहू जी। क्या बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, बको मत, जाकर बैद्यराज को बुला लाओ। कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेंक के बाद कुछ फायदा हो जाए। उनकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गाले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी। आवाज काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने हाथों पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्द यह समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह, कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। मुझे क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हाँ, टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वही खड़े खड़े होकर कहा, पानी गर्म करके क्या करोगी बहू जी? गोदान करा दो। 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। वह अब भी सोच रही थी कि बैद्यराज आ जाते तो शायद इनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है। पछतावे की 1-2 बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पड़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय भी मुवक्किलों से मामलों की बातें करते थे और मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी। बाजारों में मटर गश्ती करती रहती थी। मैंने इन्हें धनोपार्जन के एक यंत्र के सिवा और क्या समझा। यह कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की। कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती रही। मनोरंजन के सिवा और कुछ सूझता ही न था।
विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के दो लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों न मुझे मिली, इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वह इस समय भी उसी की चिंता में मगन थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी और कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह बुझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमान रहता? लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती? जवान आदमी भी तो सबके सब क्या आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय मैं किस दशा में होती? रतन का एक एक रोंवा इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वह सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उनसे कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी न होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ा आता था, मानो एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विह्वलता भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न दी। वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब उसमें कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घूंट पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंग भूमि न जाने कब कहाँ लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर के हिलोरों का अंत होता है। कौन बता सकता है ध्वनि कहाँ वायु मग्न हो जाती है? कौन जानता है मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक कहता है, एक क्षीण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं, आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे, हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है। यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी, आइए खाट से उतार दे। मालिक चले गए।
यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था। रतन अभी तक वैद्यराज की बाट जोह रही थी। टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी। जीवन, तू इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी, अब क्या देखती हो, खाट के नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लेटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था, बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज आई और वैद्यराज जी ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का अंचल संभाल लिया, उलझे हुए केस समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? उसी दिन शव काशी लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना से ही रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायद्य सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निर्वाह कैसे होगा? नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा? घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा? इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर वह अब क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए, उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दबात टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी डांट लगाई थी, निकाल देती थी। पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी 1 महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सबसे उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी।
मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भांग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सील दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहे तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण बोला, जी हाँ, कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है। आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा रहे? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण बोला, काका जी ने कोई क्या वसीयतनामा लिखा है तो लाइए देख लूं। उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा परम धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए, जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रहा हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर रख गए हों। रतन बोली, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण बोला, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, यह आपको मालूम है? इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण बोला, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन बोली, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण बोला, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन बोली, बहुत अच्छा होगा, मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है? मणिभूषण बोले, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणिभूषण बोले, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाए। मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असुझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिकैता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से कोई शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती।
सोडसी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते, कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते हुए देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिससे वह सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जोगेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले, उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए न भी मिले तो भी इतना संभव है कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो। कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ और आगे बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे न कहा? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो, फूका जाता हूँ। कोई अपना नहीं होता बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था भी, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दठ पानी पीने को, बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन की, यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दिन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं,
लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रगेणु कि वह भी याद करे। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहां भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा। सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं ऐसे ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उलझुल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था, न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे, पेट भक हो गया, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चले। रतन बोली, मेरे साथ न चलोगी? जालपा बोली, आज तो न चलूंगी बहन, कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं अब यहाँ रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मनी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुछ एक हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी, मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अकवार में लेकर कहा, लो, कसम खाती हूँ न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां रखा क्या है, बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मनी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। कुछ न होगा तो पता ही लग जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा न होगा। जालपा बोली, तो तुम्हें आशा है? पूरी आशा है। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिखकर रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी।
पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी। लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छपे तो क्या होगा क्या? 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटा के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 18वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।